हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाला राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाला राम मेस में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। क्या है वो द्विघात समीकरण। सबसे इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का सामान्य परिचय, यानी द्विघात समीकरण होती क्या है, किस तरीके से उनके मूल होते हैं, क्या क्या इनके इंट्रोड्यूस होते हैं। तो हम इनके सभी के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले तब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है द्विघात समीकरण, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो हमने हर क्लास के अंदर यही देखा है कि सबसे पहले जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, उस चैप्टर का अर्थ क्या है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, हम इसकी बात करते हैं। तो चर x में कोई भी समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा चर x में कोई भी समीकरण को ax² प्लस bx बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी द्विघात समीकरण के अंदर हमारे इसमें सबसे पहले बात आती है इसका मानक रूप, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप। किसका बताओ, द्विघात समीकरण का मानक, द्विघात समीकरण का मानक क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, तो 0। ये जो हमारे पास में फॉर्म होती है इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या होता है, तो मानक रूप। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो यहाँ पर ABC आपको दिख रही है, जो x है वो तो इसके अंदर चर है, तो ये x के अंदर क्या है, तो द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर बताओ a b, यहाँ a b और c ये बताओ क्या है, तो रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्याएं। क्या बताओ, वास्तविक संख्याएं तथा x क्या है इसमें, चर है। x क्या बताओ इसमें चर, लेकिन यहाँ पर इसकी एक शर्त है, ध्यान रखना। यहाँ अब इसी के आगे लिख देते हैं नोट लगा के, इसी में एक शर्त होती है, ध्यान रखना ये होनी चाहिए, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। ये होती है a does not equal to 0। क्या होती है, तो a does not equal to 0, यानी a का मान जो है वो आपके पास में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये जो वाला पद है ax² वाला, ये पद क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तब ये कितने घात में हो जाएगा, तो ये a घात में या फिर रेखिक, a घात वाले समीकरण क्या बोलते हैं, तो रेखिक, ये रेखिक समीकरण के रूप में बदल जाएगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या हो जाती है, पहली कंडीशन हो जाती है a does not equal to 0। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये द्विघात समीकरण हो सकती है, लेकिन अगर इसमें ये कंडीशन फॉलो होगी तब वो डेफिनेटली क्या होती है, तो द्विघात समीकरण होती है। अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का मानक रूप भी होता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आपको इसके साथ में ये कंडीशन भी लिखनी है, जहां पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a does not equal to 0। अब जहां पर पूछ सकते हैं कि abc क्या है, तो abc वास्तविक संख्याएं हैं। क्या बताओ, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में मूल आता, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, तो मूल क्या होते हैं। तो आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था बहुपद में, तो बहुपद के क्या होते हैं, बताओ शून्य होते हैं। उसी प्रकार जिस द्विघात समीकरण होती है तो उसके क्या होते हैं, बताओ मूल होते हैं। क्या बताओ, मूल होते हैं। x के ऐसे मान जो
द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे। यानी x के ऐसे मान जो द्विघात समीकरण को क्या करे बताओ, सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, मूल कहते हैं। इन्हें हमें क्या कहते हैं तो मूल कहते हैं। अब इसमें नोट लिख लेना, द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के ठीक दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने होते हैं तो ठीक दो मूल होते हैं। ठीक कितने मूल होते हैं तो ठीक दो मूल होते हैं। आप ध्यान रखना इसे, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं तो दो मूल होते हैं। अगर यहां एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे n घात के समीकरण के मूलों की संख्या ठीक n होती है, कितनी होती है तो n होती। ये भी आप एग्जाम में याद रख सकते हैं या एग्जाम में पूछ सकते हैं कि n घात का जो समीकरण है उसमें क्या बताओ मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताओ मूलों की संख्या होती है ठीक है, यानी जितनी उसकी घात है उसके उतने ही मूल होते हैं। बहुपद में इसका उल्ट, बहुपद में ऐसा नहीं था, बहुपद में जितनी घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम इतने शून्य हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ठीक उतने ही होते हैं जितनी घात का ये क्या होता है बहुपद या फिर समीकरण होता है। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ये वाला और ये वाला ध्यान रखना एक नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर आप थोड़ा ऐड कर लेना, ठीक दो मूल होते हैं, वो मूल आप क्या मान लेना, एक को अल्फा और दूसरे को क्या मान लेना, आप बीटा मान सकते हो। एक को अल्फा और दूसरे को क्या मान सकते हो तो बीटा मान सकते हो। और एक हमने पढ़ा था मूलों व गुणांकों में संबंध, मूलों व गुणांकों में संबंध। मूलों व गुणांकों में संबंध क्या होता है, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो क्या आता है तो माइनस के b अपॉन a के बराबर आता है नहीं आता है, और अगर अल्फा इंटू बीटा को मैं करता हूं तो वो c अपॉन a के बराबर आता है नहीं आता है। ये हमने द्विघात बहुपद में देखा था, और अगर ये समीकरण के रूप में है तो ये इसको भी सेटिस्फाइड करते हैं, ध्यान रखना। मूलों व गुणांकों में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। ये आप द्विघात बहुपद में भी देखते हैं और यहां पर भी इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें है विविक्त कर, यानी इसको बोलते हैं यानी विविक्ति कर क्या होता है, तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण से b² माइनस 4ac को विविक्त कर कहा जाता है, विविक्त कर कहा जाता, यानी b² माइनस 4ac का जो मान आएगा उसको हम क्या बोलेंगे तो b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है तो विविक्त कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो विविक्त कर कहा जाता है। इससे किसे व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, इसे कैपिटल डी से, इससे बताओ कैपिटल डी से व्यक्त किया जाता है, यानी इसको किससे लिखेंगे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, यानी इसको मैं सीधे लिख सकता हूं d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
हैं द्विघात समीकरणों को, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां या मेथड, कितने मेथड होते हैं दोस्तों हल करने के? तो सिर्फ इसके अंदर द्विघात समीकरण है उसको हल करने के हमारे पास में दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है हमारे पास में वो होता है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि। पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या होती है गुणनखंड विधि? ये हमने क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, सेकंड चैप्टर में देखा था। सबसे पहले गुणनखंड की बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारा बहुपद था, उसमें हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व भी किए थे, जो मूल ज्ञात किए थे या फिर कह सकते हैं शून्य ज्ञात किए थे। यहाँ पर हम उनको जीरो इक्वल टू करके मूल ज्ञात करेंगे। तो आपने ये गुणनखंड विधि पढ़ रखी है अच्छे से चैप्टर 2 के अंदर, वो यहाँ पर यूज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में जो दूसरी विधि आती है वो होती है पूर्ण दूसरी जो विधि होती है वो होती है पूर्ण वर्ग यानी दूसरी जो मेथड होता है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि। यानी पूर्ण वर्ग बनाकर हमें क्या करना है तो सॉल्व करना है। अब पूर्ण वर्ग विधि को ही हमने क्या किया, एक गणितज्ञ था जिसका नाम था श्रीधराचार्य। क्या था तो श्रीधराचार्य। उन्होंने इनको क्या किया, एक हमारे पास में द्विघात समीकरण होती है उसी को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व किया। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला जाएगा जिसको हम बोलेंगे द्विघाती सूत्र। क्या बोलेंगे तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या फिर इसी का नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है तो श्रीधराचार्य सूत्र, दोनों में से कोई एक नाम दे सकता है, द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब हमारे पास में देखो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि है और द्विघाती सूत्र भी है हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि के हम क्वेश्चन जब एग्जांपल्स वगैरह प्रश्नावली में करेंगे तब इसको सोल्व